मैं प्रशांत कुमार इस YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपके लिए लेकर आया हूं विगत पिछले 15 सालों में बीपीएससी में आए हुए प्रश्न। यह श्रृंखला आपके लिए आने वाले 67 बीपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। इस श्रृंखला के अंतर्गत आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, उसके अलावा आप बिहार स्पेशल के विगत वर्षों में आए हुए बीपीएससी में प्रश्न को भी आप इस वीडियो के माध्यम से देखोगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करना भी ना भूलें। श्रृंखला में हम बीपीएससी के साथ साथ बिहार दरोगा के लिए भी ये श्रृंखला बीपीएससी के साथ साथ बिहार दरोगा के लिए भी बेहद उपयोगी सिद्ध होगा। ये जो आज का वीडियो जो हमारी वीडियो है, ये पहली श्रृंखला है जो हिस्ट्री के रूप में आ रही है, जिसमें कुल 40 प्रश्न होंगे जो आपके आने वाले 67 बीपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। मैं फिर आपको बता देता हूं, ये हिस्ट्री की श्रृंखला 40-40 क्वेश्चन करके 5 या 6 श्रृंखला आएगा। उसके बाद पॉलिटी की श्रृंखला या ज्योग्राफी की श्रृंखला चालू की जाएगी, फिर साइंस, फिर बिहार स्पेशल, ऐसे ऐसे कर कर आपके जब 67 बीपीएससी यानी जब दिसंबर में जब आपकी बीपीएससी का एग्जाम होगा, उससे पहले आप एक बेहतर जोन में होंगे। अपने जोश और जुनून को बनाए रखिए। चलिए इसी श्रृंखला को इसी जोश व जुनून के साथ आगे स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 67 बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2021। पिछले 15 वर्षों में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण सवाल, इतिहास सेट 1। मैं प्रशांत कुमार, चलिए इस श्रृंखला को आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि मैं आपको कुछ बता देता हूं। 67 बीपीएससी की नोटिफिकेशन एक तरीके से पेपर के माध्यम से आ गई है और ये 503 पदों के लिए, कितने 503 पदों के लिए 67 बीपीएससी की वैकेंसियां आई है। और ये कहा गया है बोर्ड की तरफ से, बीपीएससी की तरफ से, ये वैकेंसी 15 तक आ जाएगी और 15 सितंबर से ये फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा 503 पदों की इस बार वैकेंसी आने वाली है, जो 15 तारीख से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा और एग्जाम 12 दिसंबर को संभावित है। एक तरीके से कितनी, 12 दिसंबर को। तो आप लोग एक नए जोश और जुनून के साथ तैयारी में लग जाइए। चलिए आगे चलिए, हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 2 या 3 सेकंड का समय दूंगा या 5 सेकंड का समय दूंगा कि इस क्वेश्चन का आप आंसर खुद के मन में सोचिए कि ये क्वेश्चन के लिए आंसर क्या बनकर आएगा। तो मैं हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 या 6 सेकंड का मौका दूंगा, फिर मैं इसका आपको आंसर बताऊंगा। पहला क्वेश्चन जो बनकर आया है, जो बीपीएससी में पूछा गया था, यह पूछा गया था महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ? तो पहला ऑप्शन है लुम्बिनी, दूसरा ऑप्शन है बोध गया, तीसरा ऑप्शन है कुशीनगर और चौथा ऑप्शन है कपिल वस्तु। चलिए आपका समय शुरू होता है। अब बताइए। चलिए, महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण कहां हुआ, तो यह हुआ था कहां? यह हुआ था कुशीनगर में। कहां हुआ था? कुशीनगर में। देखिए, महापरिनिर्वाण का मतलब क्या हुआ कि बौद्ध ग्रंथ में महात्मा बुद्ध की मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी, 80 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, तो आप याद रखिएगा महापरिनिर्वाण किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। और ये कहां हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। कहां हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। एक सवाल और बन के आता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस जगह पर दिया था? तो धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब होता है प्रथम उपदेश। गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था, वो दिया था सारनाथ में। कहां? सारनाथ में। तो आप याद रखिएगा गौतम बुद्ध का पहला धर्म चक्र परिवर्तन कहां हुआ था? तो याद रखिएगा सारनाथ। ठीक है, और महापरिनिर्वाण कहां हुआ था? तो कुशीनगर। आगे बढ़ूं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? देखिए, यह है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है। पहला है सिकंदरिया, दूसरा है लोथल, तीसरा है महास्थानगढ़ और चौथा है नागपट्टनम। चलिए आपका समय स्टार्ट होता है। अब इसका आंसर बताइए।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा का जो बंदरगाह है वो है लोथल। क्या है? लोथल। और ये जो लोथल जो हड़प्पा का एक बंदरगाह है ये भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी। आप इसे भी याद रखोगे, किस नदी के किनारे है? ये भोगवा नदी के किनारे है कौन? लोथल। और हाल फिलहाल में ही लोथल को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल कर लिया गया है। आप इसे भी याद रखोगे। और ये लोथल है कहां? गुजरात के अहमदाबाद जिले में, भोगवा नदी के किनारे। तो हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था कौन? लोथल, जो भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है, गुजरात अहमदाबाद जिले में। ठीक है, आगे चलिए। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। ऑप्शन आपके सामने हैं, उदयन, अशोक, बिंबिसार या महापद नंदन। सॉरी, कौन सा? महापद नंदन। ये ठीक हो गया है, लेकिन आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन, अशोक या महापद नंदन। तो ये बताइए क्या आंसर होगा इसका? चलिए, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। क्या थे? उदयन। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, उदयन हो जाएगा। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी, तो जो पाटलिपुत्र के जो संस्थापक था वो उदयन था, लेकिन उत्तराधिकारी किसका था? अजातशत्रु का ये क्या था? उत्तराधिकारी था। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र हस्तांतरित किया था। किसने? इसने ही। जो खासकर जो साम्राज्य है, कहां से साम्राज्य जो है, एक प्रकार से राजगृह से पाटलिपुत्र हस्तांतरित किया था। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश की भी राजधानी रही है। तो याद रखिएगा, जो खासकर जो पाटलिपुत्र है यह शिशुनाग वंश की, नंद वंश की और मौर्य वंश की भी राजधानी रही है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? तो उदयन। और उदयन कौन है? अजातशत्रु का उत्तराधिकारी। ठीक है, चलिए आगे। चौथा क्वेश्चन, इंडिका के लेखक कौन था? इंडिका के लेखक कौन था? पहला ऑप्शन विष्णुगुप्त, दूसरा ऑप्शन मेगास्थनीज, तीसरा ऑप्शन डाइमेचस और चौथा ऑप्शन प्लिनी। चलिए, आपका समय स्टार्ट होता है। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए, इंडिका का लेखक कौन था? तो इंडिका का लेखक था मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। बी नंबर इसका आंसर होगा। मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। इंडिका में क्या मिलता है ना? पाटलिपुत्र की नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। और ये मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और वहां जब आप इंडिका की पुस्तक पढ़ोगे जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है, उससे नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। किससे? नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। आप इसे भी याद रखोगे। ठीक है, चलिए आगे। पांचवा क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, दूसरा ऑप्शन कुमारगुप्त, तीसरा ऑप्शन धर्मपाल, चौथा ऑप्शन पुष्यगुप्त। तो आप मुझे बताइए कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे। बी नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा? बी नंबर आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त थे। देखिए, एक हेनसांग के अनुसार, एक चीनी यात्री था हेनसांग, और हेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक सकरा आदित्य था। क्या था? सकरा आदित्य। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति आप इतना रखिए, सकरा आदित्य। और सकरा आदित्य की पहचान इसी कुमारगुप्त से की गई है। तो हेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सकरा आदित्य। और सकरा आदित्य की पहचान कहीं ना कहीं कुमारगुप्त से ही की गई है। इसीलिए कुमारगुप्त ही नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। और याद रखिए, कुमारगुप्त को एक उपाधि दी गई थी, प्रसिद्ध उपाधि मिली हुई थी, जिसे हम महेंद्र आदित्य कहते हैं। महेंद्र आदित्य। तो इसे कुमारगुप्त को महेंद्र आदित्य भी कहा जाता है। और कुमारगुप्त का शासन कब से कब तक था? तो 415 से लेकर कब तक? 415 से लेकर 455 तक। आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे। पांचवा क्वेश्चन, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे?
विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन देवपाल, दूसरा ऑप्शन धर्मपाल, तीसरा ऑप्शन नयनपाल, चौथा ऑप्शन नरेंद्रपाल। आप मुझे आंसर बताइए कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक थे? ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन सही होगा? चलिए, तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक धर्मपाल थे। थोड़ा धर्मपाल के बारे में जान लेते हैं। धर्मपाल कौन थे? विक्रमशिला का विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर के जिले में है, भागलपुर जिले में अवस्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने की थी। तो धर्मपाल किस वंश से जुड़े हुए हैं? पाल वंश से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? तो यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान श्री ज्ञान जी कौन थे? दिव्यंकर श्री ज्ञान कौन थे? दिव्यंकर, या आप ऐसे आ सकते हो, कैसे? दीपंकर श्री ज्ञान, कैसे होगा? दीपंकर श्री ज्ञान यहाँ के प्रसिद्ध क्या थे? विद्वान थे, ठीक है। आप इसे याद कर सकते हो। और इसकी स्थापना विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल। और ये किस जिला में अवस्थित है बिहार के? तो भागलपुर जिला में। आगे 7वां क्वेश्चन, कुमार संभव, क्या है? कुमार संभव। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बीपीएससी में आया हुआ है कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। बाणभट्ट ने, चंद्रवदाई ने, तीसरा हरिसेन ने, चौथा कालिदास ने। तो बताइए कुमार संभव महाकाव्य किस कवि के द्वारा लिखा गया? आपके सामने 4 ऑप्शन है। चलिए, कुमार संभव जो महाकाव्य है वो जिस कवि के द्वारा लिखा गया है वो कवि है कालिदास। कौन है? कालिदास। कालिदास के द्वारा ही कुमार संभव महाकाव्य लिखा गया है। और याद रख लीजिएगा कुमार संभव में क्या चीज मिलता है पढ़ने से? आप इस कार्तिकेय के जन्म कथा वर्णित है इसमें। जो कार्तिकेय है ना, उनका चित्रण किया गया और उनके जन्म से जो संबंधित जो कथाएं हैं प्रचलित हैं, वो कथाएं कुमार संभव महाकाव्य में देखने को मिलती है। और कुमार संभव महाकाव्य किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो कालिदास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए आगे 8वां क्वेश्चन, बताइए बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। मलिक इब्राहिम, बी नंबर ऑप्शन इल्तुतमिश, तीसरा ऑप्शन बख्तियार खिलजी, चौथा ऑप्शन अली मर्दान खिलजी, और चौथा ऑप्शन 5वां ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से ज्यादा। चलिए बताइए बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? पहला ऑप्शन मलिक इब्राहिम, दूसरा ऑप्शन इल्तुतमिश, तीसरा ऑप्शन बख्तियार खिलजी, चौथा ऑप्शन अली मर्दान खिलजी, 5वां ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार, सी नंबर आंसर हो जाएगा, बख्तियार खिलजी था। याद रखिएगा यही बख्तियार खिलजी जब बिहार में आता है तो नालंदा विश्वविद्यालय में ये आग लगा देता है। और जब ये नालंदा विश्वविद्यालय में जब ये आग लगा देता है ना, तो ये कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरी है वो लाइब्रेरी 3 मन तक जलता नजर आता है या जलता रहता है। यानी इतनी धार्मिक पुस्तकें उसमें और विज्ञान से संबंधित इतनी पुस्तकें नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में थी, इसने आकर आग लगा दिया। तो बख्तियार खिलजी ही बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता है जो पहली बार आके बिहार में एक प्रकार से ये आया था। तो मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास था इख्तियार मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी 1202 ईस्वी में बिहार की विजय की। कब? 1202 ईस्वी में, ठीक है। और याद रखिएगा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार के तहस नहस कर राजधानी औदंतपुरी पर कब्जा कर लिया। ये उस समय राजधानी औदंतपुरी था, उस पर भी ये कब्जा कर लिया। उसने 1204 से 5 ईस्वी बंगाल पर भी आक्रमण किया इसने, ठीक है। और वहां का शासक था लक्ष्मण सेन। तो इस समय जब ये आक्रमण किया था तो बिहार का शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। आप ये भी याद रखिएगा जब ये इसका आक्रमण होता है बिहार में तो इसमें बिहार का शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। और 1202 ईस्वी में ये आक्रमण करता है नालंदा विश्वविद्यालय पर भी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय पर भी, ठीक है। चलिए आगे
नौमा क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? बताइए क्या है 2.5 दिन का झोपड़ा? क्या ये मस्जिद है? क्या ये मंदिर है? क्या संत की झोपड़ी है? क्या ये मीनार है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद, मंदिर, संत की झोपड़ी या मीनार? आपके सामने 4 ऑप्शन है। बताइए। चलिए, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मस्जिद है। ये क्या है? ए नंबर, ये 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। याद रखिएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनाया गया था? याद रखिएगा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श भी कहा जाता है, या कुरान खां का नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इतिहास में लाख बख्श, कुरान खां के नाम से किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। ठीक है। और इसने भारत में पहली मस्जिद कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद, मैं लिख देता हूं, कुब्बत अल इस्लाम कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। और अजमेर में, कहां? अजमेर, यानी राजस्थान के अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का भी इसने निर्माण करवाया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार भी बनवाया था, लेकिन बाद में इसे बनवाया किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है, चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। किसे? एवाज को, बी नंबर नासिरुद्दीन मोहम्मद को, सी नंबर अली मर्दान को, या डी नंबर मलिक जानी को? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। बताइए इसका आंसर मन में ही या सोचकर कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? चलिए, इल्तुतमिश ने बिहार में जो अपना प्रथम सूबेदार जो नियुक्त किया था ना, वो मलिक जानी को किया था। किसे? मलिक जानी को। इसलिए आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर, मलिक जानी। तो इल्तुतमिश ने बिहार में जो अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, उसके से मलिक जानी को। ये 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं मराठ पर अधिकार कर लिया। कब? ये 1225 की घटना है, जब इल्तुतमिश के द्वारा बिहार शरीफ पर क्या कर लिया गया? अधिकार कर लिया। वहां राजमहल की पहाड़ी में क्या था? तेलिया गढ़ी के समीप एक शासक हुआ करता था, हिसामुद्दीन एवाज। क्या नाम था? हिसामुद्दीन एवाज। हिसामुद्दीन एक शासक हुआ करता था, हिसामुद्दीन एवाज को पराजित कर दिया, और इल्तुतमिश ने अपने अधीन हिसामुद्दीन को ले आया। ठीक है। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर, इसी हिसामुद्दीन एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया। ठीक है, चलिए आगे, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? फिर से क्वेश्चन बोल देता हूं, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ए नंबर रामचंद्र देव, बी नंबर प्रताप रुद्र देव, सी नंबर मलिक काफूर, डी नंबर राणा रत्न सिंह? बताइए आंसर क्या होगा कि देवगिरी का शासक कौन था जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था वहां पे? चलिए, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण जब देवगिरी पर हुआ था ना, तो वहां का शासक था रामचंद्र देव। कौन था? रामचंद्र देव। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। 1296 में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने, कब? 1296। कब? 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाद होकर उसे क्या कर लिया? उसे एलिचपुर की आई बेचने का वादा किया। बाद में क्या हुआ कि अब आई नहीं दे रहा था। कौन? देवगिरी का शासक रामचंद्र देव। तब जाके क्या किया फिर अलाउद्दीन खिलजी? मलिक काफूर को, इसका एक गुलाम हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी का, मलिक काफूर को वो भेजा कि जाकर देखो कि देवगिरी का शासक कर क्यों नहीं दे रहा है। ठीक है। बाद में राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है। तो आप इसे कहानी समझिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव। क्योंकि आई भेजना ये कर देना बंद कर देता है, तो अलाउद्दीन खिलजी अपना गुलाम मलिक काफूर को भेजता है। बाद में जाकर देवगिरी का शासक हार जाता है रामचंद्र देव, बाद में यह आत्मसमर्पण कर देता है। चलिए आगे,
12 नंबर क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार अल सफा क्या था। इसमें दो क्वेश्चन है जी। दार अल सफा किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो फिरोज तुगलक के द्वारा। और एक क्वेश्चन और बनता है यहां पर कि दार अल सफा क्या था। तो फिरोज तुगलक द्वारा जो स्थापित दार अल सफा क्या था, चार ऑप्शन है। क्या ये एक दानशाला था, क्या बी नंबर एक खैराती अस्पताल था, क्या सी नंबर एक पुस्तकालय था, या डी नंबर तीर्थयात्रियों के लिए, किसके लिए, तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह था। तो आप बताइए क्या था। चलिए, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो स्थापित दार अल सफा था ना, वो एक क्या था, वो एक खैराती, क्या बताइए वो क्या था, एक प्रकार से वो खैराती अस्पताल था। क्या था, एक खैराती अस्पताल था। तो देखिए, राज के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला, याद रखिएगा, राज्य के खर्च पर, किसके खर्च पे, राज्य की खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला, याद रखिएगा, हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक भी फिरोज शाह तुगलक था। कौन था, राज्य के खर्च पर हज की यात्रा करने वाला पहला शासक भी फिरोज शाह तुगलक था। दर अल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की भी इसने स्थापना की थी, जिसमें उसने बहुत सारे कुशल हकीम मतलब डॉक्टर को इसने रखा था। तो दर अल सफा क्या था, एक खैराती अस्पताल। और याद रखिएगा, राज्य के खर्च पे हज की यात्रा करने वाला भी शासक कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बन के आया है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। उस समय की बात कर रहा हूं कि बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने के लिए इसने एक अहम काम किया था। वो किस मुस्लिम शासक के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। पहला ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा ऑप्शन है फिरोज तुगलक, चौथा ऑप्शन है शेरशाह सूरी। तो आप मुझे बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। चलिए, किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। कौन था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही एक अहम कदम उठाया गया था। यह फिरोज शाह तुगलक था, सी नंबर ऑप्शन होगा। देखिए, फिरोज शाह तुगलक के समान लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य भी इसने किया। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर, रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य को गुण एवं योग्यता के आधार पर जांच पड़ताल करके अधिक से अधिक लोगों को इसने नियुक्त करके उसकी बेगारी यानी उसकी बेरोजगार की समस्या को दूर करने का श्रेय इसी सुल्तान यानी फिरोज शाह तुगलक को जाता है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। और पिछला क्वेश्चन जो आपने देखा था कि दार अल सफा नामक जो कार्यकाली स्थापित किया था, इसने ही किया था। और राज्य के खर्च पर हज यात्रा का प्रावधान करने वाला भी शासक फिरोज शाह तुगलक था। चलिए आगे, 14 नंबर क्वेश्चन, बहमनी राज का संस्थापक कौन था। बहमनी राज का संस्थापक कौन था। आपके सामने ऑप्शन है अलाउद्दीन हसन, बी नंबर फिरोज शाह, सी नंबर महमूद गावा, डी नंबर आसफ खान, ई नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। सोचिए। चलिए, बहमनी राज के संस्थापक कौन था। बहमनी राज का संस्थापन अलाउद्दीन हसन था। कौन था, अलाउद्दीन हसन था। ठीक है, तो बहमनी राज का संस्थापक कौन था, अलाउद्दीन हसन था। अब इसका पीरियड जान सकते हैं 1347 से लेकर 1358 तक। कब से कब तक था इसका पीरियड, 1347 से लेकर इसका 1358 तक इसका क्या था, इसका पीरियड था। आप ये जान सकते हैं, बहमनी राज की नींव डाली, ये सब तमाम चीजें आप जान लीजिएगा। तो बहमनी राज का संस्थापक कौन था, अलाउद्दीन हसन था। आगे एक क्वेश्चन यहां से अच्छा बन के भी आया है कि बारहमासा, एक क्वेश्चन है बारहमासा की रचना किसने की थी। तो बताइए बारहमासा की रचना किसने की थी। आपके सामने चार ऑप्शन है, अमीर खुसरो, इसामी, मलिक मोहम्मद जासी या रस खान। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, 15 नंबर का आंसर। बारहमासा की रचना किसने की थी, अमीर खुसरो, इसामी, मलिक मोहम्मद जासी या डी नंबर रस खान। तो इसका ऑप्शन बनकर जो आएगा कि बारहमासा की रचना किसने की थी, तो मलिक मोहम्मद जासी। तो एक तो आपने जान लिया कि बारहमासा की रचना किसने की थी, मलिक मोहम्मद जायसी। उसके अलावा मलिक मोहम्मद जायसी की कुछ रचनाएं हैं जिसमें पद्मावत,
क्या है? पद्मावत। यह भी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, पद्मावत। दूसरा अखरावट, क्या है? अखरावट, अखरावट, यह भी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, अखरावट। तीसरा है आखिरी कलम, आखिरी कलाम या कलाम करके आखिरी कलाम, यह भी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रचना मलिक मोहम्मद जायसी की है पद्मावत, जो हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, तो बारहमासा, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम या आखिरी कलाम, ये सारी रचना किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसकी जो रचना है वो है पद्मावत, जो हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन, तुज़क ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तुज़क ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है या लिखा गया था? तो बताइए, ऑप्शन ए नंबर फारसी, बी नंबर अरबी, सी नंबर तुर्की या डी नंबर उर्दू। बताइए, तुज़क ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? चलिए, तुज़क ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया तो इसका आंसर सी, तुर्की भाषा में होगा। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। याद रखिएगा, तुज़क ए बाबरी या बाबरनामा, इसे तुज़क ए बाबरी को बाबरनामा भी कहा जाता है। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई थी। और याद रखिएगा, यह ऑटोबायोग्राफी है, किसकी? बाबर की ऑटोबायोग्राफी है। लेकिन याद रखिएगा, मुगल दरबार की जो राजभाषा थी वो तुर्की नहीं थी, वो थी फारसी। ठीक है, राजभाषा थी मुगल दरबार की फारसी, लेकिन जो तुज़क ए बाबरी जिस भाषा में लिखी गई थी तुर्की। और तुज़क ए बाबरी को बाबरनामा भी कहा जाता है, जो बाबर की क्या है? ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा। ठीक है, चलिए आगे। 17 नंबर क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की जो सेना थी उसके सेनापति, कमांडर इन चीफ कौन थे? पहला ए अमर सिंह, दूसरा मान सिंह, तीसरा हकीम खान और चौथा शक्ति सिंह। बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से बताइए क्या आंसर इसका होगा, मन में ही सोचिए। और आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश कीजिएगा। आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश कीजिएगा ताकि मुझे यह पता चले कि आप कितना एक्टिव हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? ए अमर सिंह, बी मान सिंह, सी हकीम खान, डी शक्ति सिंह। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हकीम खान। सी नंबर क्या होगा? हकीम खान। ये एक मुस्लिम है और ये क्या है? नाम से ये स्पष्ट है, हकीम खान। ये क्या थे? महाराणा प्रताप की सेना में ये सेनापति थे। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1576 में। कब? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह एवं अशफाक खान, एक तरफ थे महाराणा प्रताप इस युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में, और दूसरे तरफ था सेनापति मानसिंह। ठीक है, ये काफी हद तक युद्ध हुआ था। और याद रखिएगा, इन राणा की सेना की भीलों में एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। ये राणा की मुगलों के साथ आमने सामने आखिरी मुठभेड़ थी। ये राणा के मुगलों के साथ क्या थी? आखिरी मुठभेड़ थी। आगे उसने छापामार युद्ध इसने और इन्होंने जारी रखा। किसने? महाराणा प्रताप ने। आगे इन्होंने छापामार युद्ध जारी रखा। तो मुगलों के खिलाफ ये क्या था? इनकी आखिरी युद्ध थी। कौन? हल्दी घाटी की युद्ध। एक तरफ थे महाराणा प्रताप और दूसरी तरफ मुगल की तरफ से मानसिंह थे। और इनकी जो सेनापति थी इस युद्ध में, महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे वो कौन थे? हकीम खान। आगे बढ़ू, चलिए 18। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने, अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? तो किस मुस्लिम शासक के द्वारा तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया गया? बताइए। 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपका ऑप्शन है बहलोल लोदी, दूसरा ऑप्शन है शेरशाह, तीसरा ऑप्शन है हुमायूं, चौथा ऑप्शन है अकबर। तो बताइए, किस शासक के द्वारा तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया गया? बताइए, तीर्थ यात्रा कर को किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया? ए बहलोल लोदी, बी शेरशाह, सी हुमायूं और डी अकबर। तो इसका जो आंसर बनकर आएगा कि तीर्थ यात्रा कर को किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया, तो अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया? अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा कर को क्या कर दिया गया? डी नंबर आंसर होगा, समाप्त कर दिया गया। पहले तीर्थ यात्रा कर भी लिया जाता था, लेकिन अकबर जब शासन व्यवस्था जब इसने संभाला, अकबर ने मुगल का, तब इसने जो तीर्थ यात्रा कर लगता था इस तीर्थ यात्रा कर को इसने समाप्त कर दिया। थोड़ा मैं और डिटेल्स में बता देता हूं। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर उसने 1562 में दास प्रथा, याद रखिएगा 1562 लिख लीजिएगा कहीं, 1562 दास प्रथा, 1563 तीर्थ यात्रा कर, ठीक है। उसके बाद अलावा 1564
जजिया कर 1564 जजिया कर को भी इसने समाप्त कर दिया। इसके अलावा सामाजिक सुधार के अंतर्गत इसने बाल विवाह सती प्रथा को भी रोकने का काफी प्रयत्न किया। इसने अकबर की लोकप्रियता के कारण ही इसे महान अकबर, इस तरीके से अकबर इसे कहा जाता है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। 1562 दास प्रथा, 1563 आप जानते हैं तीर्थ यात्रा कर, 1564 इसने जजिया कर को भी समाप्त करने का श्रेय अकबर को ही जाता है। तो तीर्थ यात्रा कर समाप्त किसने कर दिए, करने का श्रेय किसे जाता है, तो अकबर को जाता है। आगे 19 नंबर, यूरोपीय चित्रकारी, यूरोपियन पेंटिंग्स का प्रवेश किसके दरबार में हुआ। अच्छा क्वेश्चन है कि बताइए यूरोपियन चित्रकारी जो है, यूरोपियन पेंटिंग का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था। ए नंबर ऑप्शन हुमायूं, बी नंबर ऑप्शन अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से ज्यादा। बताइए। चलिए देखिए, यूरोपीय चित्रकारी, यूरोपियन पेंटिंग का प्रवेश किसके दरबार में हुआ, तो याद रखिए इसका आंसर जो होगा बी अकबर। क्या होगा, बी अकबर के दरबार में यूरोपियन चित्रकारी का प्रवेश हुआ। लेकिन इसमें जानने के लिए बहुत कुछ है। देखिए, अकबर के दरबार में यूरोपियन चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ। किसके माध्यम से, ये भी याद रखिएगा, पुर्तगालियों के माध्यम से यूरोपियन चित्रकला का प्रवेश किसके दरबार में हुआ, तो अकबर के दरबार में हुआ। आप ये रखिए, मुगल काल में दो चित्रकारी की दो विशेषताएं पाई जाती है, एक व्यक्ति विशेष का चित्रण और दूसरा दृश्य के आगे दिखने वाली वस्तुओं का छोटा आकार में बनना। देखिए क्या है, अकबर के शासनकाल में यूरोपियन चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला शैली पर पड़ा, क्योंकि यूरोपियन चित्रकारी जब प्रवेश करेगा तो उसमें मुगल चित्रकारी भी चल रहा था, तो यूरोपियन चित्रकारी का प्रभाव मुगल चित्रकारी पर कब पड़ा, अकबर के समय पड़ा। इसके अलावा देखिएगा, अकबर के दरबार में मिस्कन एक यूरोपियन शैली का चित्रकार था। कौन, मिस्कन। ठीक है, अकबर के समय दशवंत अग्रणी चित्रकार था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि स्वर्ण युग, मुगल काल का चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग यानी स्वर्ण काल कहा जाता है। किसको, जहांगीर के शासनकाल को। और यूरोपियन चित्रकारी किसके दरबार में प्रवेश किया था, तो वो जब अकबर शासन था तब प्रवेश किया था। ठीक है, चलिए आगे 20 नंबर, दो अस्पा सिंह अस्पा। क्या है, दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी, दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी, दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी। चलिए, दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी, तो यह की थी जहांगीर ने। क्या चीज, जहांगीर ने। लेकिन दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा क्या थी, मैं आपको बता देता हूं। दो अस्पा क्या थी, वहां मनसबदार को अपने सवार पद को के दुगुने घोड़े रखने पड़ते थे। जो मनसबदार होते थे ना, जो मनसबदार होते थे को अपने सवार पद के दुगुने घोड़े रखने पड़ते थे, और जो सिंह अस्पा होता था उससे सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। तो इसमें सिंह अस्पा में 3 गुने घोड़े और दो अस्पा में 2 गुने घोड़े मनसबदारों को रखने पड़ते थे। तो याद रखिए, दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी, तो जहांगीर ने शुरू की थी। यह आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इसके अंतर्गत मनसबदारों को अधिक सेना रखना पड़ता था। आगे क्वेश्चन, 1857 की विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया, बताइए किसने किया। ये कई बार क्वेश्चन आया है। तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया। ए नंबर खान बहादुर खां, बी नंबर कुंवर सिंह, सी नंबर तात्या टोपे, डी नंबर रानी राम कुमारी। तो इसका आंसर होगा बी नंबर कुंवर सिंह। किसके द्वारा, बी नंबर कुंवर सिंह के द्वारा 1857 विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया, तो कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। और कुंवर सिंह को ही बिहार का सिंह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिहार का सिंह कहा जाता है। और ये 1857 में जगदीशपुर से विद्रोह की अगुवाई की थी। कौन, कुंवर सिंह। ये बिहार के आरा जिले से संबंधित थे और बिहार का सिंह भी इन्हीं कहा जाता है कि ने, कुंवर सिंह को। चलिए आगे 22 नंबर, 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन जब बिछाई जा रही थी, उसमें ब्रिटिश गवर्नर किस गवर्नर जनरल के समय बिछाई जा रही थी। तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर या ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई जा रही थी। पहला ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, दूसरा ऑप्शन लॉर्ड कर्जन, तीसरा ऑप्शन लॉर्ड वेलेजली और चौथा ऑप्शन लॉर्ड लिटन। बताइए आंसर क्या होगा।
इसका आंसर होगा, भारत में प्रथम रेलवे लाइन जब बिछाई जा रही थी उस समय ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो उस समय लॉर्ड डलहौजी ब्रिटिश गवर्नर था। कौन था? ब्रिटिश गवर्नर था। और यह कब बिछाई जा रही थी? याद रखिएगा, ये कब बिछाई जा रही थी? 1853 का वो समय था जब मुंबई से थाने, कब? मुंबई से थाने 34 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, 34 किलोमीटर का। ठीक है। वहीं 1854 में कोलकाता से रानीगंज कोलकाता से रानीगंज रेलवे लाइन बिछाई गई। वहीं प्रथम रेलवे लाइन 1853 में कहां से? मुंबई से थाने बिछाई गई, 34 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे। 1857 की विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? किस उर्दू कवि के द्वारा 1857 की विद्रोह को देखा गया? ऑप्शन है मीर तकी मीर, बी जोक, सी कालिब, डी इकबाल। बताइए किसके द्वारा देखा गया? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? बताइए ऑप्शन क्या होगा? तो इसका ऑप्शन होगा सी, मिर्जा गालिब के द्वारा। किसके द्वारा? मिर्जा गालिब के द्वारा ही 1857 के विद्रोह को देखा गया, जो एक उर्दू कवि थे। ठीक है, आगे 24 नंबर। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो कुंवर सिंह, चंद्रशेखर, सी तीरथ सिंह और डी राम सिंह। तो अभी बताया कि जगदीशपुर बिहार में है, जो आरा जिला में आता है। यहीं से बिहार के सिंह कौन? कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का। इसीलिए इसका ऑप्शन ए नंबर बन के आएगा, वीर कुंवर सिंह। क्या आंसर बन के आएगा? वीर कुंवर सिंह। आगे बढ़ू, चलिए आगे बढ़ता हूं। चलिए, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? किसने कहा कि 1857 का विद्रोह एक षड्यंत्र है, एक सोचा समझा एक षड्यंत्र है और कुछ भी नहीं है? ऑप्शन में आपके सामने समक्ष रख रहा हूं। सर जेम्स आउड्रम MWC टेलर, बी नंबर सर जॉन के, सी नंबर सर जॉन लॉरेंस और डी नंबर TR होल्म्स। तो बताइए किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? बताइए। तो 1857 के विद्रोह को जिसने षड्यंत्र की रचना दी है वह है सर जेम्स आउड्रम और W टेलर। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1857 के विद्रोह को सर जेम्स आउड्रम और W टेलर ने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, किस चीज? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी है। आप इसे याद रखिएगा, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी है? तो सर जेम्स आउड्रम एंड W टेलर ने। ठीक है, चलिए आगे। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? एक पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? आपके सामने चार ऑप्शन है, बुल्ले शाह, करम शाह, यजुर्वेंद्र सिंह, स्वामी सहजानंद। तो बताइए पागल पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए। जो पागल पंथ जो संस्था थी या पंथ जो संस्था थी, अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना करम शाह के द्वारा की गई थी। बी नंबर इसका आंसर हो जाए, करम शाह के द्वारा की गई थी। यह आप याद रखिए। ठीक है, करम शाह का पुत्र था टिप्पू और धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित था। इसने ही एक प्रकार से पागल पंथ की स्थापना की थी। कहां की थी? बंगाल में। कहां की थी? आप इसे भी याद रखिएगा, बंगाल में पागल पंथ की स्थापना करम शाह के द्वारा की गई थी। यह एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। ठीक है, आगे 27 नंबर क्वेश्चन है, बघेरा विद्रोह कहां हुआ था? बघेरा विद्रोह कहां हुआ? ए नंबर सूरत में, बी नंबर पूना में, सी नंबर कालीकट में, डी नंबर बड़ोदरा में। तो बताइए कि बघेरा विद्रोह कहां हुआ था? तो इसका आंसर होगा, बघेरा विद्रोह कहां हुआ था? तो बड़ोदरा में यह बघेरा विद्रोह हुआ था। कई बार बीपीएससी ने इसे क्वेश्चन पूछा है। यह कब हुआ था? 1818 में। कब? 1818 में यह बघेरा विद्रोह हुआ था। कहां हुआ था? बड़ोदरा में हुआ था। और यह विद्रोह क्यों हुआ था मैं बता देता हूं। देखिए, बड़ोदरा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजों सेना की सहायता की। गायकवाड़ों ने बघेरा से अधिक कर एकत्र करने का इसने प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा के सरदारों ने विद्रोह कर दिया। 1818-1819 की बात है, जब अंग्रेज प्रदेश पर भी आक्रमण किया इसने। कहां? बघेरा के सरदारों ने। 1820 के आसपास इस बघेरा विद्रोह को समाप्त कर दिया गया। तो बघेरा विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? बड़ोदरा से जुड़ा हुआ है, वहां के सरदारों से जुड़ा हुआ है। कर का ही मामला था। आगे 28 नंबर, रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो रामोसी एक विद्रोह था, तो बताइए वो किस इलाके में हुआ था? क्या वो भारत के पश्चिमी भारत में हुआ था? क्या वो पूर्वी घाट में हुआ था? क्या वो पूर्वी भारत में हुआ था? क्या वो पश्चिमी घाट में हुआ था? तो आप मुझे ये बताइए, रामोसी जो विद्रोह हुआ था वो भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था? पश्चिमी भारत, पूर्वी घाट, पूर्वी भारत या पश्चिमी घाट? बताइए।
रामोसी एक जाति है, उसी जाति के द्वारा एक विद्रोह किया गया था, रामोसी विद्रोह। ये जो किया गया था वो पश्चिमी घाट पे किया गया था। कहां किया गया था? ये जो किया गया था वो पश्चिमी घाट पे किया गया था। इसका आंसर डी नंबर होगा। रामोसी एक जाति है जो पश्चिमी घाट पे रहता है। 1822 ईस्वी की बात है। कब? 1822 ईस्वी की बात है, जब रामोसी जाति के द्वारा ही रामोसी पश्चिमी घाट पर रामोसी विद्रोह कर दिया गया। रामोसी ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और यह किया। ठीक है, 1825-26 में एक भयंकर अकाल और अन्न अभाव के कारण उन्होंने उमाजी के नेतृत्व में यह विद्रोह किया था। इस पे आसपास आप इसे जान लीजिए। यहां का नेता था चितूर सिंह। क्या नाम था नेता यहां का? चितूर सिंह। आगे बढ़ूं, चलिए 29 नंबर 1878। कब? 1878 में एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया गया। तो बताइए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा 1878 में रद्द किया गया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा रद्द किया गया 1878 में? तो इसमें दो क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब रद्द किया गया 1878 में, और किसके द्वारा रद्द किया गया ये भी। तो ऑप्शन है ए लॉर्ड रिपन, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो। तो मुझे यह बताइए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा रद्द किया गया, बताइए। इसमें दो क्वेश्चन आप जान लीजिए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लागू किया गया था। तो आप पहले मुझे आंसर बताइए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा रद्द किया गया। तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। किसका नाम? ए नंबर इसका आंसर होगा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। कब किया गया? 1800। देखिए लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। किसने बंद कर दिया? ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था बताता हूं। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी गई। जब इसको रद्द किया गया तो क्या कर दिया गया, जो भारतीय समाचार पत्र है उसको अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही इसको स्वतंत्रता दे दिया जाए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। कब? सॉरी, देखिए यहां से दो क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हुआ मेरे से। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो देखिए 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जारी किया गया था। ठीक है, 1878 में यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जारी किया गया था और बाद में किसके द्वारा जाकर इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। जब 1878 में जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया गया तो ये इस समय शासक था, यह वायसराय था लॉर्ड लिटन। कौन था? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के द्वारा ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला भी अधिनियम कहा गया। इस पर कई सारे पाबंदी लगा दिया गया था भारतीय समाचार पत्रों पे। बाद में आके लॉर्ड रिपन के द्वारा, बाद में 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया और अंग्रेजी समाचार पत्र के समान ही भारतीय समाचार पत्र को उसके समान लाकर खड़ा कर दिया गया। तो किसके द्वारा यह किया गया ये? लेकिन कुछ पूछा जाता है कि इस अधिनियम के द्वारा सबसे पहला भारतीय समाचार पत्र जिस पर यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था, तो बताइए किसके द्वारा, किस पर किया गया था? सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, ये सारे इस पर क्या किया गया था? ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया था। चलिए आगे 30 नंबर क्वेश्चन, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? अच्छा क्वेश्चन है। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? ऑप्शन ए संथाल से, कच्छ नागा से, कोल से या बिरसा मुंडा से। तो मुझे बताइए 30 नंबर कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा से। किससे? बिरसा मुंडा से ये उलगुलान विद्रोह जुड़ा था। ये मुंडा आदिवासियों का एक विद्रोह था। ये विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 के बीच में यह एक विद्रोह हुआ था। ठीक है, और ये उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। बिरसा मुंडा को क्या कहा जाता है? धरती आबा भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? धरती आबा भी कहा जाता है। कोई दिक्कत? बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में नहीं थे। बिरसा मुंडा का विद्रोह का एकमात्र मकसद यह था कि जो दिगुओं हैं, जो बाहरी व्यक्ति है, उसको यहां से खदेड़कर बाहर निकाल दिया जाए। वो झारखंड के पक्ष में नहीं थे कि झारखंड चाहिए, अलग राज्य चाहिए, ये सब राज्य चाहिए। बस वो इतना चाहते थे कि क्या चाहते थे कि जो दिगुओं है, जो बाहरी व्यक्ति है, उसको बाहर कैसे निकाला जाए। ठीक है, आगे 31 नंबर, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था बिहार में? आप मुझे यह बताइए। आप जानते हैं कि 22 मार्च 1793 को, कब? 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट या अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू कर दी गई थी। और याद रखिएगा, यह 10 वर्षीय अवस्था था। क्या था? 10 वर्ष के लिए लागू की गई थी
और मुझे ये बताइए कि बिहार में जो परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? पहला ये जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, बी नंबर जमींदारों के जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार के स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो होगा सी नंबर, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे। 32 नंबर, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आप मुझे ये बताइए प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ए आत्माराम पांडुरंग, बी तिलक, सी एनी बेसेंट, डी रास बिहारी घोष। तो मुझे ये बताइए प्रार्थना समाज के संस्थापक ये चारों ऑप्शन में से कौन थे? तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो ए नंबर आत्माराम पांडुरंग थे। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी। आप इसे भी मेंशन कर लीजिएगा, कब हुई थी? 1867 में। एक मुंबई के आचार्य थे केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, केशव चंद्र की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी। बाद में जाके महादेव गोविंद रानडे भी इस संस्था से जुड़ते हैं 1869 में, 2 साल के बाद। तो गोविंद रानडे भी जुड़ते हैं 2 साल के बाद इस समाज से। इस समाज का उद्देश्य क्या था मैं ये भी बता देता हूं। स्त्री पुरुष की विवाह की जो आयु जो कम थी उसमें वृद्धि करना, विधवा विवाह को प्रोत्साहन देना और स्त्री शिक्षा को भी प्रोत्साहन देना इसका एक महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, चलिए प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। आगे, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ए नंबर बाल गंगाधर तिलक, बी नंबर दयानंद सरस्वती, सी नंबर श्रद्धानंद, डी नंबर राजा राम मोहन राय। बताइए चारों ऑप्शन में से क्या ऑप्शन होगा कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे कौन? राजा राम मोहन राय। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। याद रखिएगा सिर्फ भारतीय पुनर्जागरण का पिता ही राजा राम मोहन राय को नहीं कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी राजा राम मोहन राय है। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु का काम भी किसने किए है? राजा राम मोहन राय ने किए हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कौन है? भारतीय राष्ट्रवाद के जनक भी राजा राम मोहन राय है। आधुनिक भारत का पिता भी, आधुनिक भारत का पिता भी किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। दूसरा, प्रथम आधुनिक पुरुष, यह भी राजा राम मोहन राय है। यज्ञदूत या युगदूत भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो याद रखिएगा युगदूत, प्रथम आधुनिक पुरुष, आधुनिक भारत का पिता, राष्ट्रवाद का जनक, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, राष्ट्रवाद का पैगंबर और भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता भी राजा राम मोहन राय कहे जाते हैं। आगे 34 नंबर क्वेश्चन, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? आपके सामने 5 ऑप्शन है। वारेन हेस्टिंग्स, बी नंबर विलियम बेंटिक, सी नंबर कर्नवालिस, डी नंबर कर्जन और ई नंबर ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बताइए 34 नंबर का आंसर क्या होगा कि सती प्रथा को गैर कानूनी कब घोषित किया और किसने घोषित किया? तो याद रखिएगा सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो विलियम बेंटिक ने। किसने किया? विलियम बेंटिक, यानी बी नंबर इसका आंसर होगा। और कब किया? 1829 में। कब किया गया? 1829 में किया गया। और एक नियम बनाकर नियम 17 के द्वारा इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ठीक है, यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। बाद में 1880 में मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी इसे लागू कर दिया। सबसे पहले इसे बंगाल में लागू किया गया 1829 के 17 नियम के द्वारा। बाद में 1880 में, कब? 1880 में जाकर मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी इसे लागू कर दिया गया। क्योंकि आप जानते हो कि ब्रिटिश के 3 प्रेसिडेंसी थे, बंगाल, मद्रास और मुंबई। ठीक है, आगे 35 नंबर, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो नव हिंदूवाद के, न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? ए नंबर रामकृष्ण परमहंस, बी नंबर स्वामी विवेकानंद, सी नंबर विक्रम चंद्र चटर्जी और डी नंबर राजा राम मोहन राय। तो बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस पर सटीक बैठता है कि नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो बताइए कौन थे? तो नव हिंदूवाद के जो सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे वो थे बी नंबर ऑप्शन स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है। रामकृष्ण मिशन कब की जाती है? 1897 में। कब? 1897 में
एक रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है। और रामकृष्ण थे कौन? इन्हीं के गुरुजी। किनके गुरुजी? स्वामी विवेकानंद के गुरुजी। ठीक है, तो इन्होंने ही किसकी किसकी बात की थी? नव हिंदूवाद की बात की थी। ठीक है, आगे यह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो राष्ट्रीय, इतना याद रखिए, 1885 ईस्वी में। कब? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन हुई थी। ठीक है, और इस प्रथम अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था? तो इसमें बताइए, क्या 52 लोगों ने भाग लिया? ए नंबर, बी नंबर 62, सी नंबर 72, डी नंबर 82। तो जितने प्रथम अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था? तो 72 लोगों ने। कितने लोगों ने? 72 लोगों ने भाग लिया था। और पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885, 28 दिसंबर। कब? 28 दिसंबर 1885 को यह पहला अधिवेशन हुआ। ठीक है, और यह कहां हुआ था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। कहां? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, मुंबई में। इस आयोजन को ये क्या किया गया था? आयोजित किया गया था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और याद रखिएगा, पहले अधिवेशन की अध्यक्षता वेमेश चंद बनर्जी ने की थी। किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता वेमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, यानी WC बनर्जी ने की थी। और प्रथम महासचिव इसके कौन थे? एओ हुम। तो एओ हुम के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी 1885 में। किसकी? कांग्रेस की। आप इसे याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वेमेश चंद्र बनर्जी ने। कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और यह कहां आयोजन किया गया था? मुंबई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। ठीक है, आगे 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पहले अधिवेशन तो आपने जान लिया, WC बनर्जी। तो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ए नंबर, क्या गणेश अगरकर ने? क्या सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने? क्या दादा भाई नौरोजी ने? क्या फिरोज शाह मेहता ने? क्या फिरोज शाह मेहता ने? तो मुझे आप यह बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी? चलिए, तो यह की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। सी नंबर इसका आंसर होगा। तो 1886 में। कब? 1886 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा कांग्रेस की दूसरी अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। और यह अधिवेशन कोलकाता में आयोजित की गई थी। कहां? कोलकाता में आयोजित की गई थी। आप इसे भी याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विलय हुआ था, याद रखिएगा, इसी अधिवेशन में। इंडियन एसोसिएशन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय भी हुआ था। यह आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे 38 नंबर, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो मुझे बताइए कि वो कौन सा अधिवेशन था जिस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, या कब की गई थी? ए 1922 में, 1924 में, 1928 में, या 1930 में? कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1924 में। 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, जिसका किसने किया था? महात्मा गांधी के द्वारा 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किया गया था। इनकी अध्यक्षता में हुआ था 1924 में। यह 39 अधिवेशन था, कांग्रेस का 39 अधिवेशन था, जो कहां हुआ था? याद रखिएगा कहां हुआ था? मुझे यह बताइए कहां हुआ था? यह बेलगांव में हुआ था। कहां? बेलगांव में। यह बेलगांव की अध्यक्षता 39वां अध्यक्षता किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था 1924 में। आप इसे याद रखिएगा। इसी अधिवेशन में गांधी दास समझौते को अनुमोदित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे 39 नंबर क्या है? 39 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ? 27 अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 अधिवेशन किस स्थान पे हुआ? अभी आपने 39 अधिवेशन देखा जो 1924 में बेलगांव में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। ये 39 क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ? 4 ऑप्शन है आपके सामने, भागलपुर, पटना, रांची, बांकीपुर। तो क्या ऑप्शन होगा? जो 27वां अधिवेशन किया गया वो किया गया कहां? बांकीपुर। कहां? बांकीपुर। और याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में हुआ। कब हुआ? 1912 में हुआ। और यह बांकीपुर में हुआ। कहां? बांकीपुर, बिहार में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता RN मधुलकर ने किया था। किसने? मधुलकर, या ऐसे कह सकते हो RN मधुलकर। मैं लिख देता हूं, मधुलकर या मधुलकर, RN मधुलकर ने किया। इसी अधिवेशन में एओ हुम को कांग्रेस का पिता कहा गया। इसी कांग्रेस के अधिवेशन में एओ हुम को कांग्रेस का पिता कहा गया। ठीक है, कांग्रेस का पिता कहा गया। किसे? एओ
होम को इसी अधिवेशन में। ठीक है, चलिए आगे, लास्ट क्वेश्चन आज का। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था? किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, नहीं यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? किसने कहा था बताइए? ए नंबर लॉर्ड डर्फिन के द्वारा, बी नंबर सर सैयद अहमद के द्वारा, सी नंबर लॉर्ड कर्जन के द्वारा, डी नंबर लाला लाजपत राय के द्वारा। तो चारों ऑप्शन में से किनके द्वारा यह कहा गया था कि कांग्रेस अधिवेशन आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, नहीं यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? किनके द्वारा किया गया था बताइए, ऑप्शन क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सर सैयद अहमद। क्या होगा? सर सैयद अहमद के द्वारा यह बात कही गई थी कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, नहीं यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो 1888 की बात है। सर सैयद अहमद खां एक संयुक्त भारतीय राज्यसभा को संबोधित कर रहे थे, या इन्हीं के द्वारा एक भारतीय राज्यसभा बनाई गई थी, जिसका स्पष्ट उद्देश्य यह था कि कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना है, कि कांग्रेस के प्रचार को आगे हमको नहीं बढ़ाने देना है। ठीक है, लोगों को कांग्रेस से दूर रखना है कैसे भी कर। सैयद अहमद खां ने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और नहीं उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। इनके द्वारा, इसी सर सैयद अहमद के द्वारा एक भारतीय राज्यसभा, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, ताकि कैसे भी कर हम क्या करें, कांग्रेस के प्रचार को निष्फल बना दे। चलिए, आज के महत्वपूर्ण 40 जो ये थे 40 जो क्वेश्चन थे जो हिस्ट्री के थे सेट 1 में, हमने आज आपको करवाए हैं। इसी तरीके से कई सेट हिस्ट्री के आएंगे जो विगत 15 वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन, हिस्ट्री से पूछे गए क्वेश्चन बीपीएससी में जो आए हैं, हम वही करवा रहे हैं, ताकि आपके आने वाले एग्जाम 67 बीपीएससी में आपको यह मदद पहुंचाए और आप यह जान सके कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है और बीपीएससी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। हम आशा करते हैं कि यह आपके भविष्य को संवारने में, आपकी बीपीएससी को आपके भविष्य को संवारने में यह सीरीज आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। चलिए, नए जोश और जुनून के साथ आपसे फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। इसके लिए जय हिंद, जय भारत।